जोहार आप सभी की YouTube चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी की YouTube चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 3 में। चलिए लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। सेमेस्टर 1 के बच्चों के लिए पेपर नंबर 2 है, मैथमेटिक्स ऑनर्स है। आप अगर BBMKU से पढ़ते हैं, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, या फिर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, या फिर SKMU से पढ़ते हैं, या दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, या BHU से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो लेक्चर्स बहुत ही उपयोगी होने वाला है। और ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो नाम लिया है उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो ये आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आप कहीं दूसरे यूनिवर्सिटी से भी पढ़ते हैं तो भी आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी में टॉपिक चेंज थोड़ी होता है, माफ़ कीजिएगा, टॉपिक चेंज होता है, चीज़ें थोड़ी चेंज होती है। ट्रिग्नोमेट्री में जो जो चीज़ है वो आपको ही पढ़ना है और हर एक यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बात की और ज़्यादा डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग का एप्लीकेशन आ चुका है झारखंड मैथ्स जोन के नाम से। अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे, है ना, प्ले स्टोर जिसको आप लोग कहते हैं, प्ले स्टोर पे अगर आप सर्च कीजिएगा झारखंड मैथ्स जोन तो आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे आपको। सबसे पहले आप स्टोर में जाइएगा, स्टोर में जाने के बाद कंटेंट को चेक कीजिएगा कि क्या क्या मैं पढ़ा रखा हूँ और आगे आने वाले समय में और भी सारी चीज़ों को मैं उसमें डालने वाला हूँ, ठीक है। तो कुछ क्लासेस जो है कि मैं डेमो वीडियोस के रूप में यूट्यूब पे देने वाला हूँ और बाकी बात सब हमारे प्ले स्टोर पे होगा और बहुत ही मिनिमम फ़ी रखूँगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं भी एक ज़माने में स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है, और मुझे ही मालूम है कि किस प्रकार से बच्चों को स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। एक मोटी फ़ी होने के कारण जो है कि बच्चे जो है कि पढ़ नहीं पाते हैं, है ना। और उस चीज़ को मैं यहाँ पर रिड्यूस करने की कोशिश करूँगा। बोलिए बाबू, क्या प्रॉब्लम है आपको? नहीं, बोलिए क्या दिक्कत है, बोलिए। देखिए ऑफलाइन में भी हमारे बच्चे बैठे हुए हैं ताकि आपको ऐसा फील ना हो। हर एक प्रॉब्लम जो एक बच्चे का, कॉमन बच्चे का होता है, तो उन बच्चे का प्रॉब्लम आपको भी होगा, इसीलिए मैं बच्चों को बैठा कर रखा। बोलिए बाबू, बोलिए, उतना हल्ला क्या प्रॉब्लम, बोलिए तुम ना। हाँ तो बोलो बाबू, कहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दीजिए। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में लिंक देने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, प्ले स्टोर जो हमारा एप्लीकेशन है ना, झारखंड मैथ्स जोन, उसका मैं जो है कि लिंक प्ले स्टोर आप डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप प्ले स्टोर से भी सर्च कर सकते हैं। चलिए अब ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, सीधा मुद्दे पर आते हैं। और इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी बना चुका है। अगर उन लेक्चर्स को आप नहीं देखे हैं तो पहले उन लेक्चर्स को देख लीजिए, तभी जाके आपको लेक्चर नंबर 3 समझ में आएगा। तो देखिए बाबू, आज लेक्चर नंबर 3 होने जा रहा है, सेमेस्टर 1 पेपर 2 मैथ्स ऑनर्स, BBMKU, VBU और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का जो है कि पार्ट चल रहा था, टॉपिक चल रहा था, जो कि अलजेब्रा का ही पार्ट है। और मैं आपको बता दूं कि पेपर नंबर 2 चल रहा है। एक और पेपर है पेपर नंबर 1। सेमेस्टर 1 में आपको 2 पेपर पढ़ना, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 2 चल रही है, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा, जिसमें मैंने 2 लेक्चर्स बना के रखा है। और आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आर्गन डायग्राम्स। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? आर्गन डायग्राम्स। ये होता क्या है? देखिए आर्गन डायग्राम्स को जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या बोला मैंने? कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आर्गन डायग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो z = x + i × y। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा होगा, कहीं पर लिखा होगा, मैं लिख के रखा हूँ। देखिए x + i × y। z मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं और c से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को c से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल C से, और कॉम्प्लेक्स नंबर को सिर्फ z से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। देखिए मैंने सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर नहीं देखे तो मैंने बोला ना, पहले आप उनको देखिए, उन वीडियोस को देखिए। तो z हमारा क्या है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, x + i y। x हमारा रियल पार्ट है, y हमारा इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि इमेजिनरी नंबर के साथ चिपका हुआ है। यहाँ तक आपको मालूम है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आर्गन डायग्राम्स क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसी को हम लोग आर्गन डायग्राम्स कहते हैं।
कॉम्प्लेक्स नंबर को, फिर से ध्यान से सुनिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ही आर्गन डायग्राम्स कहलाता है। आइए देखते हैं, आर्गन डायग्राम्स में पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। पोलर रिप्रेजेंटेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। ये पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे ये समझिए। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस में मान लीजिए ये एक्स आई कैप है, एक्स आई कैप है, या फिर सिंपली आप इसको एक्स बोलिए, ठीक है। अब जब इसी जो लाइन है, इस लाइन को आपने क्लास 11th में कह रहे थे इनिशियल साइड, ये इनिशियल साइड अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो यहाँ पर थीटा एंगल बनाता है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जाके कुछ ना कुछ ये मान लीजिए कि ये आर्क, ये रेडियस, ये जो है रेडियस बना रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस। क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। तो जनरली आप यहाँ पर देख रहे हैं z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने एक्स एक्सिस की मदद से रिप्रेजेंट किया और वाई एक्सिस की मदद से रिप्रेजेंट किया। इस एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस को हम लोग कहते हैं रियल एक्सिस, ये वाई एक्सिस को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस, है ना। इसको कहते हैं रियल एक्सिस, वास्तविक अक्ष, इसको कहते हैं अवास्तविक अक्ष, है ना, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। ये हमारा एंगल थीटा बन रहा है जो कि एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। और ये क्या है? ये क्या है? ये हमारा आर है, वेक्टर आर है ना। वेक्टर आर मतलब इस दोनों का रिजल्टेंट बता रहा है। कहने का मतलब आपको इस पोजीशन पे, इस पोजीशन को अचीव करना है, इस पोजीशन को मतलब जाना है, तो आप पहले यहाँ पर पहुँचेंगे, इसके बाद आप इस जगह पर पहुँचेंगे, और इन दोनों का शॉर्टकट है डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक छलांग लगा दे, तो ये आर वेक्टर से पॉसिबल हो सकता है। तो ये दोनों को आप देख सकते हैं, वेक्टर आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं ऐसा, वेक्टर आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि वेक्टर मतलब क्या होता है? डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। आई कैप क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। आई कैप ये बताता है कि एक्स एक्सिस की ओर चल रहा है, और जे कैप ये बताता है कि वाई एक्सिस की ओर चल रहा है, ठीक है। तो वेक्टर आर दोनों का क्या है? रिजल्टेंट है। इतना क्लियर हुआ सर? ठीक है। तो आप समझाना क्या चाह रहे हैं? तो पोलर रिप्रेजेंटेशन, आपने देखा ये हमारा x प्लस आयोटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन किए, पोल, है ना। देखिए यहाँ पर पोल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है ना, ये पोल कहते हैं इसको, ठीक है। ये पॉजिटिव पोल हो गया, नीचे की ओर क्या बनेगा? नेगेटिव पोल बनेगा। नीचे की ओर देखिए ये जितना भी एंगल बना ना, उसका जस्ट ऑपोजिट, अगर मान लीजिए ऊपर से टॉर्च मारेंगे तो इसका परछाई नीचे की ओर गिरेगा, ठीक है ना। तो इधर क्या बनेगा? नेगेटिव पोल बनेगा, क्योंकि ये जो आपका एंटी क्लॉकवाइज एंगल बन रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है। घड़ी हमारा कैसे चलता है? घड़ी ऐसे चलता है। अगर घड़ी उल्टा की दिशा की ओर चले तो हम लोग कहते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। घड़ी ऐसे चलता है तो क्लॉकवाइज कहते हैं टिक 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 टिक। तो देखिए घड़ी ऐसे चल रहा है, क्लॉकवाइज में अगर बन रहा है तो एंगल क्या बनेगा? नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज बनेगा तो क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर दो पोल बन रहा है, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, समझ रहे ना। एक पॉजिटिव पोल बन रहा है, एक नेगेटिव पोल बन रहा है। आप लोग इसको फील करना है, ऊपर की ओर पॉजिटिव पोल, नीचे की ओर नेगेटिव पोल। तो हम लोग देखे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलरली रिप्रेजेंट किया। क्या किया? पोलरली रिप्रेजेंट किया। और भी इसके मतलब को समझेंगे गहराई से, तो चलिए आगे बात करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। पोलरली रिप्रेजेंट का मतलब होता है कुछ ना कुछ एंगल वगैरह आ जाना, तो बाद में बात करेंगे। चलिए आइए यहाँ पर पहले आगे समझते हैं। आर्गन डायग्राम्स को पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब आर्गन डायग्राम्स को हम लोग पोलरली रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, है ना। आर्गन डायग्राम्स में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलरली रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। किस तरीके से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं? तो कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलरली रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, पोलरली। और ये पोलरली जो तरीका होता है वो दो प्रकार में बाइफर्केट होता है। देयर आर टू ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आप इतना समझिए, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई बात नहीं। आप पहले ये समझिए कि आर्गन डायग्राम्स को दो पार्ट में हम लोग स्प्लिट करके रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्रिकली, समझे। हम लोग आर्गन डायग्राम्स को दो पार्ट में क्या करते हैं? बाइफर्केट करते, तोड़ते हैं। तो देयर आर टू ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ज्योमेट्रिकली दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को दो प्रकार से क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ठीक है, पोलरली दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या, ध्यान दीजिएगा, पोलरली दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी ज्योमेट्रिकली, है ना, ज्योमेट्रिकली मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कुछ ना कुछ आएगा, समझे कि नहीं समझे, छुरी कांटा का सहारा लेना पड़ेगा, उसको ज्योमेट्रिकली कहते हैं, है ना, समझे कि नहीं समझे। अब आगे देखिए, आगे थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी आपको आगे वाला चीज समझ में आएगा। देखिए z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को दो पार्ट में हम लोग तोड़ सकते हैं, दो प्रकार में हम लोग इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे और दो प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं आर्गन रिप्रेजेंटेशन। ये दो पार्ट में जब स्प्लिट होगा तो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट दिखाएगा, और इसी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट को हम लोग कहते हैं आर्गन डायग्राम्स। पहला, एज द पॉइंट पी एक्स वाई इन दी एक्स वाई प्लेन एंड। देखिए पहला क्या है, हम लोग एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि 2D मतलब 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को 2D में रिप्रेजेंट करेंगे, 2 डायमेंशनली हम लोग रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ, ये हमारा वाई एक्सिस हुआ। यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं एम पॉइंट हुआ, तो ओ एम का जो डिस्टेंस है एक्स और एम और पी का डिस्टेंस है वाई, ठीक है। और ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गया एक वेक्टर ओ एम, इसका टेल, इसका हेड, और फिर ये इसका, ये देखिए एम पी, एम के जगह पर फिर से क्या बन गया, टेल, और ये बन गया हेड। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, आपको मालूम होगा, हेड टेल टेल हेड। अब इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए O से P को सटाएंगे, तो ये टेल हुआ और ये हेड हुआ, समझे ना, इसका ये रिजल्टेंट हो गया। तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था, और इसको हमने एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप कहोगे कि सर यहाँ समझ में आ गया सर, लेकिन ये आई कैप कहाँ गया, ये नहीं आई कैप नहीं, ये आई है, ये आई कहाँ गया, आई का मतलब ये इमेजिनरी नंबर, रूट अंडर आई, आई का मतलब क्या होता है यहाँ पर, रूट अंडर -1 होता है सर। हाँ बाबू, बात तो सही है तुम्हारा। तो सर ये जो है आई कहाँ गया, यहाँ पर तो एक्स दिख रहा है और यहाँ पर तो आई नहीं दिख रहा है, यहाँ पर तो आई नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ये रियल एक्सिस है, तो रियल एक्सिस में तो कुछ नहीं, तो मान लीजिए 1 है, हो सकता है 2x होगा, हो सकता है 3x होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर मान लीजिए कुछ नहीं, तो हम लोग हमेशा यूनिट में मेजरमेंट करते हैं, तो 1x है, चलिए मान लीजिए 1x है। अब यहाँ पर y एक्सिस है, यहाँ पर मैं आयोटा नहीं लगा रहा हूँ, क्या नहीं लगा रहा हूँ, आयोटा नहीं लगा रहा हूँ। क्यों नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका नाम दे दिया, इस y एक्सिस का नाम दे दिया इमेजिनरी एक्सिस। क्या नाम दे दिया, इमेजिनरी एक्सिस। तो मैं पहले से ही ये जानता हूँ कि हाँ भाई ये इमेजिनरी एक्सिस है, तो इस पे आई लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर कोई 2 लिखे तो हम लोग जानते हैं कि +2 है, तो इस पे प्लस लगाने का क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है प्लस लगाने का, है ना। हम लोग पहले से समझदार है कि हाँ भाई प्लस है ना, +2 है, तो इसमें आई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये इमेजिनरी एक्सिस है। तो भी कुछ बच्चे ऐसे होते जो अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझते हैं, ठीक है, तो चलिए उन लोग के लिए वो कहेंगे नहीं हम सर लगाएंगे। जैसे कोई 2 लिख करके प्लस लगाएगा ही लगाएगा, हाँ भाई लगाइए, आपकी इच्छा है ना, आपका कॉपी पेन। तो चलिए हम आई भी लगा दिए। अब आपको क्लियर हो गया कि हाँ सर ने क्या बोला, हम समझ गए, ठीक है। और आपको ये भी चीज़ मालूम होगा कि जब हम लोग ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से बात करते थे, अगर ये A वेक्टर होता था, अगर ये B वेक्टर होता था, और अगर ये C वेक्टर होता था, तो हम लोग C वेक्टर बराबर लिखते थे वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ये लिखते थे, है ना, लिखते थे ना कि नहीं लिखते थे, क्लास 11-12 में ये चीज़, है ना, 11th में जनरली सीखे होंगे। तो सिमिलरली उसी प्रकार से, तो ये वेक्टर है क्योंकि ये एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें लिख सकते हैं एक्स वेक्टर, है ना, एक्स वेक्टर, यहाँ पर वेक्टर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को, ये यहाँ पर एक्स मैग्नीट्यूड में है, अब प्लस यहाँ पर आयोटा वाई, है ना, बाय द ट्राइंगल लॉ, है ना, ये A और ये प्लस B और ये C में तब्दील हो गया, C के जगह पर वेक्टर C और A के जगह पर X और B के जगह पर मेरा आयोटा वाई। तो ये हमारा हो गया, देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर वेक्टर R किसको बता रहा है, तो वेक्टर R Z को बता रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट किया, देख सकते हैं। जैसे कि ये X पॉइंट है, ये Y पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, X, Y हो जाएगा। बहुत बच्चा बोलेगा कि सर हम X, आयोटा वाई लिखेंगे, हाँ तो लिख सकते, आपकी इच्छा, लिख सकते हैं। तो ये जो पॉइंट P है ना, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट, क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट, है ना।
तो ये जैसा कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। आप लोग को मालूम होगा एब्सिसा और ऑर्डिनेट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिल करके क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बनता है। क्या बोला मैंने, एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिल करके, भुज और कोटि, याद होगा हिंदी में पढ़े होंगे, भुज और कोटि मिल करके बनता है कोऑर्डिनेट, यानी कि कार्तिकीय तल, है ना। तो ये आपका कोऑर्डिनेट, आप इंग्लिश में समझिए ये कोऑर्डिनेट है, 2 पॉइंट यहाँ पर मिल रही है एक्स वाई। इससे हम लोग समझ रहे हैं कि 2 डायमेंशन में मेरा जो है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए, हम लोग ज्योमेट्रिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को पी पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट किया। अब चलिए आगे देखते हैं, एज द वेक्टर ओपी फ्रॉम दी, अच्छा एक बात, मैंने इसमें दोनों चीज को एक साथ समझा दिया, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया, हमने ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसको पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट किया, एक्स कॉमा वाई। हाँ बाबू समझ गए सर, ठीक है। एज द वेक्टर ओपी, हमने देखिए इसको वेक्टर ओपी के रूप में भी रिप्रेजेंट किया है। देखिए ध्यान से देखिएगा, यही चीज को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हम लोग वेक्टर ओपी के रूप में भी इसको रिप्रेजेंट इसको कर सकते हैं। जैसे वेक्टर ओपी बराबर क्या होगा, ये देखिए वेक्टर लगाएंगे तो फिर आई कैप जे कैप लगाना पड़ेगा, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस वेक्टर ओ ये पॉइंट है, ये वेक्टर पी है। तो हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के रूप में कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया वेक्टर के फॉर्म में, है ना। ओपी वेक्टर के फॉर्म में हमने क्या किया, ऑरिजिन टू पी, ऑरिजिन से लेकर के पी पॉइंट पर, पी पॉइंट तक हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर के रूप में, है ना, वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। आशा है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए पहले इतना उतारिए, फिर आगे हम बताते हैं। चलिए, तो आशा है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। देखिए ज्यादा कुछ नहीं है बाबू, ज्यादा कुछ नहीं है। मैं बताना चाह रहा हूं कि आर्गन डायग्राम्स 2 पार्ट में स्प्लिट, फिर से सुनिएगा, आर्गन डायग्राम 2 पार्ट में स्प्लिट है ना। पहला एक्स वाई प्लेन, मतलब कि आर्गन डायग्राम्स में करते क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं। पहला हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स वाई प्लेन के मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स वाई प्लेन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब एक्स वाई प्लेन के रूप में, एक्स वाई प्लेन पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई को हम लोग एक्स वाई प्लेन पर पॉइंट के रूप में, पॉइंट पी के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया, समझ गए बाबू, समझ में आया ना। चलो बहुत अच्छा। और एक बात, फिर दूसरी बात मैंने बोला कि आर्गन डायग्राम को ये तो एक पार्ट में स्प्लिट किए, पॉइंट के रूप में स्प्लिट किए। आर्गन डायग्राम्स में हम लोग जनरली क्या देखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 पार्ट में टूटते हुए देखते हैं, 2 पार्ट में टूटते हुए देखते हैं। पहला पॉइंट पार्ट में टूटते हुए देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, और दूसरा वेक्टर पार्ट में टूटते हुए देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। और इन दो फॉर्म को, पहला जो टूटा पॉइंट के रूप में, ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट के रूप में टूटा पहला, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर किसके रूप में टूटा, वेक्टर के रूप में। इन दोनों रिप्रेजेंटेशन को कंबाइंड रूप से, एक रूप से कहते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं, पोलर रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि इन दोनों ही केसेस में कुछ ना कुछ एंगल बनती है, तो जहां कहीं भी एंगल बने उसको पोलर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, ठीक है। और एक बात, इन ईच रिप्रेजेंटेशन द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड, ये जो एक्स एक्सिस कहलाता है रियल एक्सिस, एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द रियल एक्सिस, एंड द वाई एक्सिस, ये जो वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस इज द इमेजिनरी एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस कहते हैं, ये वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं, ठीक है। बोथ रिप्रेजेंटेशन आर कॉल्ड आर्गन डायग्राम्स फॉर एक्स प्लस आयोटा वाई। मैंने क्या बोला, मैंने यही बात बोला ना, ये दोनों रिप्रेजेंटेशन, पहला देखिए ध्यान दीजिए, फिर से सुनिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 पार्ट में तोड़ा। पहला पार्ट पॉइंट पार्ट, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को आप समझ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट करके दिखा दिए, पॉइंट के रूप में दिखा दिए। अरे बाबू नहीं समझ में, यहाँ मान लीजिए 2 है, यहाँ पर मान लीजिए 3 आयोटा है, मतलब ऐसा समझिए z इक्वल टू आपको है 2 + 3 आयोटा है, ठीक है। तो आपने 2 और यहाँ पर लिख दिया 3, ठीक है, और इस जगह पर लिख दिया 2,3। तो आप देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, पॉइंट के रूप में, समझ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। और दूसरा बड़ा बात, अगर मान लीजिए ये 2 है और ये 3 आयोटा है, तो आपको अब किसके रूप में दिखाना होगा, अच्छा यहाँ पर z इक्वल टू ओनली होगा, z इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, ठीक है। तो आपने पॉइंट के रूप में दिखा दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट के रूप में दिखा दिया, 2,3 के रूप में दिखा दिया। अब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या दिखाएंगे,
वेक्टर के रूप में, जी हाँ वेक्टर के रूप में। तो कैसे दिखाना पड़ेगा, ये वेक्टर आर बराबर क्या होगा, वेक्टर आर बराबर बोलिए 2i कैप प्लस 3j कैप दिखाएंगे, 3j कैप दिखाएंगे, है ना, 2i कैप प्लस 3j कैप दिखाएंगे। मतलब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने जो है कि पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में भी दिखाया, इसी वेक्टर को, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने जो है कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में भी दिखलाया। क्लियर है। तो इन्हीं दो रिप्रेजेंटेशन को मिला करके कहते हैं आर्गन डायग्राम्स। इन्हीं दो रिप्रेजेंटेशन से क्या बनता है, हमको आर्गन डायग्राम्स बनते हैं। आशा है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, बोथ रिप्रेजेंटेशन आर कॉल्ड आर्गन डायग्राम्स फॉर x प्लस आयोटा y, मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y के लिए ये जो है कि आर्गन रिप्रेजेंटेशन होता है। और आइए और भी चीजों को समझेंगे इसके बाद, ठीक है। तो चलिए पहले आप इतना उतार लीजिए, है ना, फिर आगे में हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अब आगे की ओर मूव करते हैं और यहाँ पर हम लोग एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड y। ये आपका x है और ये y है, और ये जो पॉइंट है आपका x पॉइंट है, ये आपका y पॉइंट है। इन दो x और y पॉइंट को हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन पता करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट पता करेंगे। तो ये x और y का पोलर कोऑर्डिनेट पता करने के लिए वी हैव इन ट्राइंगल OMP। आप देख सकते हो बाबू इन ट्राइंगल OM और P। तो OMP में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू यहाँ पर क्या है, देखिए तो PM। तो PM एक वेक्टर के रूप में है क्योंकि ये j कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये x एक्सिस में i कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर PM का वेक्टर लिए, है ना, P, और हाइपोटेन्यूस क्या है, OP का वेक्टर। OP का वेक्टर का मतलब R वेक्टर था, ये देखिए R वेक्टर है ना, हाँ। तो ये हुआ। अब PM का वैल्यू, PM का मैग्नीट्यूड लेंगे और OP का भी मैग्नीट्यूड लेंगे। पूछे क्यों, क्योंकि साइन थीटा एक स्केलर क्वांटिटी को बतलाता है, एंगल स्केलर क्वांटिटी को बतलाता है ना। ये कोई भी जो है कि वेक्टर क्वांटिटी को नहीं बतलाता। एंगल हमेशा स्केलर क्वांटिटी को बताता है, हमेशा जो है कि मैग्नीट्यूड को बतलाता है, कोई डायरेक्शन को बतलाता नहीं है। इसीलिए हम लोग जो है कि इसका मॉडुलस ले लिए, इसका भी मॉडुलस ले लिए। मॉडुलस लेने से क्या फायदा होगा कि मैग्नीट्यूड, मॉडुलस लेने से ये फायदा होगा कि डायरेक्शन वेक्टर खत्म हो जाता है, क्योंकि डायरेक्शन वेक्टर का मॉडुलस 1 होता है। जैसे जे कैप का अगर मॉडुलस करेंगे तो वो 1 होगा, आई कैप का मॉडुलस करेंगे तो वो भी 1 होगा। ये सब मालूम होना चाहिए आपको। तो PM का वेक्टर का जो मॉडुलस हुआ वो y हो गया, जरा देखिए y, और OP का वेक्टर का जो मॉडुलस हुआ वो r हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये r जो है और ये y जो है, तो इस r को डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में ले आएंगे तो y बराबर r sin थीटा हो गया। y का वैल्यू क्या हो गया, r sin थीटा। समझ गए। अब इसी प्रकार से cos थीटा बराबर b/h होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस का वैल्यू क्या है, OM, और हाइपोटेन्यूस का वैल्यू है OP। तो OM का वेक्टर अपॉन OP का वेक्टर, और इसका भी मॉडुलस, इसका भी मॉडुलस, क्योंकि स्केलर होता है भाई, एंगल हमेशा स्केलर होता है। cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा, ये सब एंगल हमेशा स्केलर वैल्यू देता है। तो OM का वेक्टर क्या हो गया, x हो गया, और OP का वेक्टर का मॉडुलस कितना हो गया, r वेक्टर का मॉडुलस r होगा ओनली। ठीक है, उससे यूनिट वेक्टर यानी कि डायरेक्शन वेक्टर जिसको कहते हैं वो हट जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, इधर r डिवाइड में है तो r cos थीटा बराबर x हो गया, तो x बराबर r cos थीटा हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर है। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो कोऑर्डिनेट्स अब यहाँ पर निकालना क्या था, पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालना था एक्स वाई का। तो हेंस पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एंड वाई। देयरफॉर पोलर कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई का क्या हो गया, एक्स का वैल्यू क्या हो गया बाबू एक्स का वैल्यू r cos थीटा। तो यहाँ पर लिखिए r cos थीटा, कॉमा, और y का वैल्यू कितना आ गया बाबू बोलिए तो r sin थीटा। तो ये हमारा पोलर कोऑर्डिनेट्स कहलाता है, पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो इस P के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं x के जगह पर r cos थीटा, कॉमा r sin थीटा। तो ये हमारा पोलर कोऑर्डिनेट्स हो गया। तो आशा है ये आपको समझ में आ गया होगा पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो चलिए पहले इतना उतार लीजिए। तो चलिए अब आगे की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए बच्चों, क्या यहाँ तक हम लोग ले आ चुके थे, लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया था, r cos थीटा ही लिख दिए थे, तो यहाँ पर r sin थीटा होगा, ये सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए z बराबर x प्लस आयोटा y है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x के जगह पर r cos थीटा,
आर कॉस थीटा, और वाई की जगह पर अभी लाए हैं आर साइन थीटा, उसको लिख दिए, और आर कॉमन है, आर कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, आर और कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो गया। तो आप अभी ये चीज़ देखें कि x प्लस आई वाई, ये x और ये y, ये अलजेब्रिक वैल्यू होगा, या तो यहाँ पर 1 होगा या तो यहाँ पर 2 होगा, लेकिन इस वैल्यू को हमने, इसी x और इसी y को हमने देख सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेट के मदद से लिखा है, cos थीटा और cos थीटा और sin थीटा के मदद से इस पूरे टर्म्स को हमने लिख दिया। मतलब r cos थीटा और r sin थीटा के टर्म्स में हमने x और y को लिख डाला। देख रहे हैं ना। तो ये जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये पोलर कॉम्प्लेक्स नंबर है, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आप देख सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये z बराबर r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर आपसे कोई पूछे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो आप सिंपली बता दीजिएगा इफ एनी नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ जे एक्स इक्वल एक्स प्लस आयोटा इंटू वाई, है ना। इफ एनी नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा इंटू वाई, then we can say that this is a complex number। and अगर आपसे पूछे what is polar representation of complex number, आप कहिएगा if any number is represented by r into cos theta plus I sin theta और r cos theta plus I r sin theta is known as polar representation of complex number। ठीक है, अभी देखिए we define the absolute value slash और modulus कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का या फिर मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालेंगे। z बराबर x प्लस आयोटा y दिया हुआ है, टू बी द लेंथ ऑफ r, इस z का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, r होगा, क्या होगा, r होगा, ऑफ ए वेक्टर OP। ये जो o और ये p वेक्टर है, ये r वेक्टर ही ये z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई का लेंथ होगा, ठीक है ना, या फिर मॉडुलस वैल्यू होगा। मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा समझ दीजिए। फ्रॉम द ओरिजिन o टू p, ये o ओरिजिन से p कोऑर्डिनेट x कॉमा y तक का जो दूरी होगा, जो कि r वेक्टर है, इसका मॉडुलस निकालेंगे तो मॉडुलस ऑफ r वेक्टर होगा। इसी मॉडुलस ऑफ r वेक्टर को हम लोग कहेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। कैसे निकालते हैं, चलिए उस बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं। देखिए मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं, तो मॉड ऑफ जेड करेंगे, ठीक है ना, मॉड ऑफ जेड करेंगे ना बच्चों, तो मॉड ऑफ जेड हमको क्या देगा, मॉड ऑफ आर देगा, और आर बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कैसे निकलता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट क्या है, x है तो x का स्क्वायर कीजिए, इमेजिनरी पार्ट क्या है तो y है तो y का स्क्वायर कीजिए। तो ये जो वैल्यू आया मॉडुलस ऑफ r, है ना, यानी कि o से p तक का जो दूरी है उसको हम लोग कैसे निकाले, मॉडुलस करके निकाले। और हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो रियल पार्ट है और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायरिंग कर दिए और उसका रूट ओवर कर देंगे तो क्या निकलता है हम लोग का, तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकलता है या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकलता है। इस चीज को आप प्रूव भी कर सकते हैं, कैसे, बाय द पाइथागोरस थ्योरम, बाय द पाइथागोरस थ्योरम। कैसे कर सकते हैं, तो h स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूस क्या है, तो r है आपका, ठीक है ना, वेक्टर r है तो वेक्टर r का मॉडुलस, और p क्या है तो x का स्क्वायर प्लस b क्या है तो y का स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर वेक्टर r का मॉडुलस निकालते हैं तो r का स्क्वायर हो जाता है और इधर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर r बराबर इधर स्क्वायर है तो इधर क्या होगा, रूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो r बराबर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। और इसी r को मैं क्या कह रहा हूँ, इसी r को हम लोग मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कह रहे हैं, ठीक ना। आशा है इस बात को आपको समझ में आ गई होगी। आप यहाँ पर लिख लीजिए, क्या लिखिएगा कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू वेक्टर r इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए पहले इतना लिख लीजिए। तो चलिए आगे का थोड़ा सा और टॉपिक बचा हो उसको भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए वेक्टर r है ना, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर को हम लोग जब उसका मॉडुलस करेंगे r हो जाएगा, और z यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस करेंगे तो z क्या था हमारा, x प्लस आयोटा y का मॉडुलस करना पड़ेगा। यानी कि जब x प्लस आयोटा y का मॉडुलस करेंगे तो उसमें जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायरिंग करके उसका रूट ओवर लगा देंगे, उससे हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकल जाएगा या फिर मॉडुलस वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकल जाएगा। दी पोलर एंगल थीटा होगा, इसमें पोलर एंगल आपका क्या है, थीटा को पोलर एंगल कहते हैं। इज कॉल्ड द आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, है ना। इसी थीटा को हम लोग एम्पलीट्यूड कहेंगे या इसी थीटा को हम लोग आर्गुमेंट ऑफ
जेड कहेंगे, क्योंकि यही थीटा, जैसे कि देखिए यही थीटा एम्पलीट्यूड होगा एक बार ऊपर की, और इसको ये जितना बड़ा होगा, ये जितना बड़ा होगा, समझिए ये थीटा ठो जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा है तो इतना ही बड़ा एम्पलीट्यूड तो होगा। अगर ये थीटा तो इतना बड़ा है तो इतना बड़ा एम्पलीट्यूड तो होगा। ये थीटा तो और बड़ा है तो लो भाई और बड़ा एम्पलीट्यूड तो होगा। तो ये थीटा तो जितना बड़ा होगा एम्पलीट्यूड तो उतना ही होगा। समझे कि नहीं समझे? एम्पलीट्यूड तो जानते ही होंगे ना, डिपोलर, इसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक ना। द पोलर एंगल थीटा इज कॉल्ड द आर्गुमेंट, आर्गुमेंट कहते हैं, या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड कहेंगे। एंड इज रिटन बाय थीटा बराबर आर्गुमेंट ऑफ जेड। थीटा को आर्गुमेंट ऑफ जेड से रिप्रेजेंट ऐसा थीटा बराबर आर्गुमेंट ऑफ जेड कहते हैं, ठीक ना, इस प्रकार से दिखाते हैं। तो आशा है ये सब चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 4 में, जहाँ पर हम लोग एक नए टॉपिक से रूबरू करेंगे जिसका नाम है डी मोएवरेस थ्योरम, और जिसको खोजने वाला फ्रेंच मैथमेटिशियन थे अब्राहम डी मोएवरेस। इनका जन्म, इनके हिस्ट्री के बारे में भी प्रकाश डालेंगे टॉर्च लेकर के, और साथ ही साथ हम लोग डी मोएवरेस थ्योरम का प्रूफ भी करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में 8 नंबर के लिए आएगा। और जब से शिक्षा नीति लागू हुई है तब से ये 8 नंबर का हो गया, इससे पहले 10 नंबर का हुआ करता था। तो चलिए उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को देखने के लिए हमारे जो है कि एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद, जोहार।